नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, टॉपिक बहुत जानदार है, शानदार है और असरदार है। क्योंकि ना बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो यूट्यूब पे मुझसे कह रहे थे कि सर हम लॉ की फील्ड में हैं और हम अपना करियर में चार चांद लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें सही से गाइड करने वाले कुछ नहीं है और हमारे कुछ सवाल हैं जो कि आप हमें आंसर दीजिए। आज हमने ये सोचा कि आप सबके जो कमेंट हैं उनको एक पेपर पे लिखा और उस पेपर के बारे में और उस क्वेश्चनों के बारे में आज आपसे कुछ जिक्र करेंगे। और कुछ अपने देखो, हम इतने बड़े वकील तो है नहीं कि भाई हम आपको बिल्कुल ज्ञान देते, लेकिन हम जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने गलतियां करी थी, उससे जो हमने सीखे हैं उसके बारे में आपको बताएं और कोशिश यही करेंगे कि हम कि आप ऐसी गलती ना करो। ये हमारे बड़े भाई हैं एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा, जिनकी टैक्स में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो आज इनसे भी कुछ पूछेंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो देखो गाइज, ये है कुछ क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा इनसे, अपने भाई से। तो और ये आपको बताएंगे क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। तो हमारा जो पहला सवाल है हमारे भाई से वो ये है कि टैक्स एडवोकेट पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, टैक्स एडवोकेट अपनी जितनी भी सर्विसेज होती हैं टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इनसे तो पैसा कमाते ही हैं। इनसे तो नॉर्मली जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स एडवोकेट हैं, सब कमाते ही कमाते हैं। पर अगर किसी का केस स्क्रूटिनी के अंदर आ जाए, किसी का केस जीएसटी की, जैसे कोई गलत क्रेडिट ले लेता है जीएसटी के अंदर, तो उसके अंदर आ जाता है कोई केस, नोटिस आ जाते हैं डिपार्टमेंट से। तो अगर आप उन नोटिसों का जवाब देने के लिए आपके पास काबिलियत है, हिम्मत है अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने की, तो आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, इसके अंदर आपके लिए इनकम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बेशुमार मौके हैं। टैक्स एडवोकेट ना एक ऐसी चीज होती है जो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें डेली टू डेली अपडेट रहोगे तभी फायदा होता है। लेकिन देखो, मैंने आपने एक वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाई थी पहले कि टैक्स एडवोकेट पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप जब शुरुआत करते हो टैक्स की लाइन में, जब आप टैक्स की फील्ड में शुरुआत करते हो, तो ना सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें छोटी छोटी चीजें क्या है। इसमें छोटी छोटी चीजें को पकड़ो, जैसे आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न भरना सबसे बढ़िया फायदेमंद है कि एक एज अ जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए ना सबसे बढ़िया चीज होती है कि वो क्लाइंट की आईटीआर भर दे और 1500, 2000, 3000 रुपए आराम से ले ले और उसकी पॉकेट मनी भी अच्छी हो जाती है फिर इसमें, ठीक है ना। तो आईटीआर बेस्ट है। तो दोस्तों, आईटीआर भी बेस्ट है। आप इसके साथ साथ जीएसटी के क्लाइंट भी कर सकते हैं। और साथ में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो आईटीआर है कि वो वन टाइम पेमेंट हो पाती है और इससे हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। पर आपकी जब क्लाइंट बेस ज्यादा अच्छा बन जाता है तो आप देखेंगे कि पूरे साल भर आईटीआर का काम चलता है। ये नहीं कि कुछ टाइम पीरियड तक ही आईटीआर का काम चलता है। पहले तो आपकी नॉर्मली आईटीआर फाइल होती है, फिर उसके बाद बिलेटेड आईटीआर भी फिल होती है। अब आप देख रहे हैं कि 31 मार्च आने वाला है। बहुत से लोगों की अब जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो 2.5 लाख से नीचे तक की, 2.5 लाख तक की आईटीआर फाइल हो रही है। जितनी भी टर्नओवर 2.5 लाख तक की अगर आप दिखा रहे हैं तो वो आईटीआर फाइल हो रही है। पर उससे ज्यादा अगर आप वो दिखाते हैं अपनी टर्नओवर, जैसे 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख से भी ऊपर अगर आप अपनी टर्नओवर दिखाते हैं तो आपको 1000 रुपए पेनल्टी के तौर पर देना पड़ता है। तो दोस्तों, आप आईटीआर का काम ये मत सोचे कि एक टाइम पीरियड के लिए ही चलता है, ये पूरे साल भर चलने वाला काम होता है ये भी। और फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना सीख जाओ। जब आप प्रैक्टिस में शुरू होगे तो आपको ना सबसे पहले इसी चीज पे फोकस करना है, क्योंकि जो जीएसटी है ना, इससे हम बहुत बढ़िया चीज है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आप सभी को पता होगा और अगर आप शुरू कर रहे हो तो ये सबसे बढ़िया चीज होती है। क्योंकि ना देखो, 3000, 5000, 10,000 रुपए लेते हैं लोग रजिस्ट्रेशन करने के। फिर उसके बाद जो उसकी रिटर्न जो फाइल होती है उसका अलग बेस होता है, वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा जिसका आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है ना गाइज। अब जो हमारा दूसरा सवाल हमारे किसी भाई ने, सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने ही पूछा था कि टैक्स एडवोकेट में प्रैक्टिस कब शुरू करनी चाहिए। तो टैक्स एडवोकेट में प्रैक्टिस कब शुरू करनी चाहिए? दोस्तों, टैक्स एडवोकेट की प्रैक्टिस तो आप चाहे तो 10th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होएगी तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा।
क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आपको हो जाती है तो आपको नॉलेज जितनी अच्छी हो जाती है तो आप उतनी ही अच्छी सर्विस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवा पाएंगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। और अगर क्योंकि सेटिस्फाइड करना क्लाइंट को बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। जितने भी बहुत सारे टैक्स एडवोकेट ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ कि सीए को भी ले लीजिए। बहुत सारे सीए ऐसे हैं कि वो प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं और डमी बनवा लेते हैं और क्या नाम है बैठ जाते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा कभी भी जिसके पास भी अगर आप काम के लिए भी जाते हैं तो आप उन्हीं के पास जाएं जिनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के काम करवाना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल सही नहीं होता। तो इसमें यही है कि आप जितनी जल्दी सीखना शुरू कर दो उतना बेस्ट है भाई। ये नहीं कि आप लॉ करने के बाद टैक्स की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो तो उसमें कुछ बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, जितनी जल्दी शुरू कर दो उतना अच्छा है कि भाई 10th में शुरू कर दो, 9th में हमने 9th में शुरू कर दी थी, तो यार जितना जल्दी शुरू कर दो उतना अच्छा है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इस एज के बाद करना है या आपको इस क्वालिफिकेशन के बाद करना है। वो तो सब आपके ऊपर, सीखने के ऊपर है, आप कितने आपके अंदर लगन है सीखने की। जितनी जल्दी आप सीखने लग जाओगे उतनी अच्छी आपको नॉलेज हो जाएगी, यही बात होती है और क्या। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो किसी फ्रेंड ने हमारे व्हाट्सएप पे में कमेंट मैसेज करके भेजा था। देखो, अगर आपको हमारी टीम से बात करनी है, अगर आपको हम इनके भी टीम से बात करनी है, हमारे बड़े भाई हैं, तो आपको इनका नंबर दिख रहा होगा, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ये हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था किसी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने ही कि टैक्स एडवोकेट बनने के लिए किस चीज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कि टैक्स एडवोकेट बनना चाहता हूं मैं, तो मुझे क्या चीज से पकड़ना है, किस चीज से पकड़ना। जैसे दोस्तों हमारे जो प्रोफेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये एक तरीके टैक्स एडवोकेट की बात कर रहे हैं, तो सिंपली आप समझ ही सकते हैं कि अगर टैक्स लग गया तो आपको टैक्स के फील्ड में एक अच्छी महारत हासिल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर इसके साथ साथ आपको 2-3 चीजें हैं जिसके अंदर आपको अच्छी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। एक तो आपका जीएसटी हो गया और इनकम टैक्स हो गया, इनके बारे में आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और साथ में अगर और भी अच्छी अगर सर्विस देना चाहते हैं तो आपका शेयर मार्केट हो गया, इन सब चीज के नॉलेज भी अगर आप रखते हैं तो एक कंसल्टेंसी के तौर पर आप अपने क्लाइंट को इनके बारे में बताकर भी एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। और टैक्स एडवोकेट में बनने के लिए जो स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए वो गाइस ये है कि आप अपने अकाउंटिंग पे पकड़ बना के रखो। आपने अपने अकाउंटिंग को पकड़ बना के रखो, उससे एक तो आपकी इनकम भी जनरेट होगी और आपको अकाउंट का खेल भी समझ में आएगा। क्योंकि टैक्स की चीज ना तो ये है कि ये तो एक सागर है, इसमें ना कुछ चीज ये नहीं कि भाई किस चीज ज्यादा पकड़ लो कुछ चीज कम पकड़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप डेली टू डेली अपडेट रहोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए उत्तम चीज वही है कि आप डेली टू डेली अपडेट रहो। बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, कस्टम ड्यूटी वीजा आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वैट होता है जैसे आपका, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी पुराने समय में तो वैट के केस भी ऐसे उठ रहे हैं जो पुराने वैट लगा। तो अब जो हमारा एक और जो कमेंट करी थी, कमेंट नहीं है ये भी व्हाट्सएप पे मैसेज करा था, पूछा है किसी ने हमसे कि टैक्स एडवोकेट बनने के लिए उसमें जो प्रैक्टिस शुरू की जाए सीए के पास की जाए या टैक्स एडवोकेट के पास की जाए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई हम टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टैक्स एडवोकेट बनना चाहते हैं, कि हम सीए के पास जाएं या किसी टैक्स एडवोकेट के पास जाएं, तो किसके पास जाना चाहिए। तो दोस्तों हम तो आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि टैक्स एडवोकेट हो या हो चार्टेड अकाउंटेंट, तो जिसको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप उन्हीं के पास जाएं तो वो ही आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। क्योंकि चाहे एडवोकेट हो चाहे सीए हो, अगर आप किसी नए सीए के पास चले जाते हैं जो अभी नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, या किसी नए एडवोकेट के पास चले जाते हैं जो अभी प्रैक्टिस में आए हैं, तो आपको कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके पास खुद ही काम की कमी होती है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे एडवोकेट या ऐसे सीए के पास जाएं जिनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तो आपको वहां पे सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। चाहे फिर आप एडवोकेट के पास जाएं चाहे या सीए के पास जाएं, जो एक अच्छे टाइम तक अपनी प्रैक्टिस दे चुके हैं अपने क्लाइंटों को, अगर आप उनके पास प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत अच्छी एक्सपीरियंस आपको मिलने को मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी के पास भी जाओ लेकिन ऐसे बंदे के पास जाओ कि भाई वो बंदा के पास काम हो एक तो सबसे बढ़िया, और उसका नेचर अच्छा हो। क्योंकि ना आजकल ऐसे लोग हो रहे हैं वो ना अपने जो जूनियर होते हैं उनसे गाड़ी पार्क करवा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, ठीक है भाई, कम ऑफिस के जाले साफ करवा रहे हैं। ये थोड़ी भाई अपने जूनियर की इज्जत करो तभी आपको महारत हासिल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता।
कि भाई वो जूनियर है, ये वो फलाना ढिमकाना, इंसान तो है, उसे सिखाओ अच्छे से। अगर आप किसी को रख रहे हो तो आपका फर्ज है उसे सिखाने का। अब हमारे यहाँ पे जो हमारे देहरादून ऑफिस है, वहां पे कम से कम 60 से 70 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वहां पे हमारे साथ, जो हमारे काम भी देखते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक। तो लेकिन हमारा किसी से ऊंच नीच वाला भेदभाव नहीं है, बस सब सीखने आ रहे हो, सीखो और अपना काम में अपनी तरक्की करो, ठीक है। अब जो दूसरा जो बढ़िया सवाल पूछा है किसी ने हमसे कि भाई बीएलएलबी के लिए क्लैट का एग्जाम कैसे क्लियर करें, तो ये किसी मैडम ने सवाल पूछा है। तो मैं आपको बताऊं कि मैडम देखो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे क्लैट का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो, बैंक का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बता देगा आपको, सब गाइड कर सकता है, पढ़ना आपको है, ठीक है ना। तो इसमें देखो पढ़ाई करो, इसमें इसके एंट्रेंस की तैयारी करें और इसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी होती है, अपनी इंग्लिश को अच्छी करें। और इसमें तो एक नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के उसी तरीके से पढ़ाई करें कि आप ये ना सोचें कि मुझे इतने ही नंबर लेकर आने हैं। अगर आप ज़्यादा नंबर लाने की सोचेंगे तभी आपके नेगेटिव मार्किंग में कटने के बाद उतने बैठ पाएंगे जितने आप पास होने के लिए डिजर्व करते हैं। क्लैट में वो होने लगी हो, नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा। और क्लैट करने के बाद दोस्तों एक आपको टॉप कॉलेज मिलते हैं, इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेज हैं वहां पे आपके एडमिशन होते हैं, जहाँ पे फॉरेन के बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए। एक और क्वेश्चन पूछा है हमारे किसी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था ये भी। गाइस देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आप कुछ भी लीगल क्वेरी है आपकी, कुछ भी आपका सवाल है, आपको हमारी टीम का नंबर दिख रहा है, देखो नीचे, आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। हम हम आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे। ये हमारा मैसेज करके भेजा था कि भाई टैक्स एडवोकेट के लिए टैली सीखे या नहीं सीखे। दोस्तों टैली सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टैक्स एडवोकेट बनने के लिए जो बुनियाद होती है वो होती है आपकी अकाउंटिंग आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही अकाउंटिंग आपकी अप्लाई हो जाती है टैली के अंदर। अगर आपका अकाउंटिंग बेस अच्छा है तो आपको टैली करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि टैली ही एक ऐसी चीज है, जितना भी आपका टैक्स का रिलेटेड जो भी काम हम करते हैं, आपको जीएसटी फाइल करनी हो, आपकी 3B होती है, इसके अंदर GSTR1 होती है, अगर वो भी आपको फाइल करनी होती है, या इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी आपको टर्नओवर या कुछ भी पता करना होता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। टैली में से आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और अब टैलियां इस तरीके की भी आ रही हैं जो आपको GST की रिपोर्ट बना के दे देती हैं। आप सिर्फ अपनी वहां पे बिलिंग करेंगे और आपकी GST की रिपोर्ट पूरी वो टैली सॉफ्टवेयर आपको तैयार करके दे देता है। तो टैली आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो टैली तो जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग में पकड़ तब बनेगी तभी आप टैक्स एडवोकेट बन पाओगे। और एक अच्छा टैक्स एडवोकेट वही होता है जिसकी अकाउंटिंग बहुत बढ़िया हो, ठीक है। तो अकाउंट पे पकड़ बना के रखो, तभी आप एक अच्छे टैक्स एडवोकेट बन पाओगे। अब ये एक और सवाल है, ये भी हमारी YouTube फैमिली में से किसी ने कमेंट करके पूछा था हमसे कि GST क्लेम मिल जाता है क्या नॉर्मली जब हम बिजनेस पर्पस के लिए PC सिस्टम खरीदते हैं। जब हम PC सिस्टम कंप्यूटर खरीदेंगे तो उसमें हमें GST क्लेम मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत हम सिर्फ उन्हीं चीजों का क्लेम ले सकते हैं GST के अंदर जो भी हम अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे आपने अभी ये जो सर ने बताया आपको PC परचेज जो करना है आपको, अगर ये आप PC जो परचेज कर रहे हैं अपने ऑफिस पर्पस के लिए, अपने वर्क के पर्पस के लिए कर रहे हैं परचेज, तो आप इसका क्लेम कर सकते हैं, अच्छी तरीके से क्लेम कर सकते हैं। पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आप ये अपने घर के लिए खरीद रहे हैं तो फिर आप इसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये अपने ऑफिस पर्पस के लिए ले रहे हैं तो आप इसका क्रेडिट अच्छी तरीके से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो एक और सवाल है, टैक्स एडवोकेट बनने के लिए LLM कंपलसरी है या नहीं। तो ये तो कुछ बात नहीं है कि भाई टैक्स एडवोकेट बनने के लिए LLM कंपलसरी है या नहीं है। LLM तो मास्टर डिग्री है, पहले आप ये समझो कि वो बैचलर डिग्री है लॉ के बाद वो मास्टर डिग्री है प्रोफेशनल कोर्स के बाद, ठीक है। लॉ जैसे BA के बाद MA होती है तो आप बढ़िया लगता है कि हाँ पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, तो ऐसी LLB में होता है कि इसने LLM कर ली तो ये इससे ज्यादा ज्ञान होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई टैक्स एडवोकेट बनने के लिए LLM कंपलसरी है या नहीं।
टैक्स एडवोकेट के बनने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपका बार में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आप एक प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए किसी एडवोकेट के पास, और आप काम सीखे हुए होने चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि एलएलएम करके भाई कंपलसरी है या नहीं है, तो एलएलएम कंपलसरी नहीं है एलएलएम करके, लेकिन बेस्ट है अगर आप लॉ कर रहे हो तो एलएलएम भी करनी चाहिए। देखो मैं पर्सनली आपको बताऊं कि भाई एलएलएम करो, क्योंकि एलएलएम ना मास्टर डिग्री है, उसमें थोड़ा ज्ञान मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। लॉ की तो फील्ड है ही ज्ञान के लिए, जितना आपको ज्ञान मिले उतना कम है, जहां से भी मिला वहां से निचोड़ दो, जहां भी आपको मिले ज्ञान बटोर लो। दोस्तों बहुत से लोग इस तरीके के होते हैं ना कि वो बाहर पे बोर्ड पे डिग्रियां देखते हैं तब आपके ऑफिस में एंटर करते हैं। तो अगर हो सकता है तो आप कर लीजिए एलएलएम। एलएलएम करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको ये नहीं कि मुझे करनी ही करनी है, ऐसे कोई बात नहीं है, पर अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ये है ना, स्टैम्प के नीचे डिग्री बढ़ जाती है कि भाई अब देखो जैसे डिग्री नाम लिखा हुआ है आपका, ठीक है, कि भाई फलाना फलाना ये नाम है आपका, और उसके नीचे एडवोकेट लिखा जाएगा, फिर उसके नीचे बीएलएल भी लिखा जाएगा, फिर अगर आपने बीएलएल भी करी है तो फिर एलएलएम लिखा जाएगा, फिर एमबीए लिखा जाएगा, फिर एमए की लिखा जाएगा। एक मेरे फ्रेंड है, उनके पास 7-8 डिग्री है, तो उनकी मोहर भी इतनी बड़ी हो जाती है। तो ऐसी ऐसी चीज भी है, तो ये आपको बहुत नाम बड़ा करने में आपको फायदेमंद देती है। आपका जो नाम लिखा जाता है तो अच्छा लगता है। घर के बाहर भी जब आपकी नेम प्लेट लगी जाती है तो भाई फलाना फलाना एडवोकेट और ये वो ये सारी डिग्री, तो ये चीज आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है तो एलएलएम करके। और देखो बहुत सारे फायदे होते हैं, अगर आपको फायदे भी देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी है, आपको देख सकते हैं, वो भी फायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा है, ये भी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें व्हाट्सएप के थ्रू पूछा था कि मेरी बीएलएलबी में सभी सेमेस्टर में बैक है तो मैं क्या करूं। ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा इस बंदे ने कि भाई सारी बैक क्लियर करो, सबसे बढ़िया बात है अपनी क्लियर करो, और अगर क्लियर करे तो आप एडवोकेट बनने से, हाँ तो पहले आप क्लियर करो, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं होने का ऐसा तो पहले पढ़ाई करो। बैक बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है दोस्तों। देखो बीएलएलबी ना एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें बैक आती है, क्योंकि अब देखो जो बंदे होते हैं वो कोई आर्ट का होता है, कोई कॉमर्स का होता है, कोई साइंस का होता है, ठीक है, तो हम ना अब उसमें जो शुरू में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो बीए के पढ़ाए जाते हैं, तो हमें पकड़ बनानी होती है कि भाई बीए से रिलेटेड, ठीक है, हमारे आर्ट के सब्जेक्ट हमारे मजबूत होने चाहिए। लेकिन जो कॉमर्स का बंदा है वो आर्ट की चीजें कहां से पढ़ लेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए उसकी बैक आ जाती है। पहले फोर्थ सेमेस्टर तक बैक आती है गाइस, फोर्थ सेमेस्टर तक बैक आती है, ठीक है ना। अब ये किसी ने मुझसे पूछा है हमारे टीम से कमेंट करके कि एलएलएम करने के फायदे क्या क्या होते हैं सर, हमें ये बताइए, मैं एलएलएम करना चाहता हूं तो इसमें एलएलएम करने के फायदे क्या क्या। देखो एलएलएम जो है ना वो एक ऐसा कोर्स होता है, उससे करके आप मास्टर डिग्री है वो, ठीक है, उसे करके सबसे बढ़िया जो आप कर सकते हो वो एक तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा कि भाई आपके पास लॉ से बड़ी डिग्री है, लॉ की मास्टर डिग्री है, सबसे बड़ी बात तो आपकी ये है, ठीक है। फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि आप टीचिंग में जा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, क्योंकि ना बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होते हैं जो लॉ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन लॉ करने के बाद ये नहीं पता होता उन्हें कि भाई मैं एडवोकेट बनना है या नहीं बनना, क्योंकि ना मार्केट में जो कॉलेज में वो ऐसे बच्चे हैं जो लॉ कर रहे हैं। अब देखो मैं अपना अगर पर्सनली बताऊं, मेरे जो क्लास में था ना 150 बच्चों का बैच था, 150 में से 140 बच्चे हमारी क्लास में थे, जिसमें से 140 में से कम 70-80 बच्चे ही हैं जो लॉयर बने, एडवोकेट बने, ठीक है, और जो 50-60 बच्चे थे वो अपना कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी और फील्ड में चले गया। तो गाइज यही होता है, तो एलएलएम करो तो टीचिंग में जा सकते हो आप, तो और आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, ठीक है, कॉर्पोरेट भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो चुका है। कॉर्पोरेट में जाने के लिए आपको सबसे पहले इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप टैक्स के बारे में जानते हैं तो आप कॉर्पोरेट के एडवोकेट भी बन सकते हैं, वहां पे आपको एक अच्छी इनकम हो जाती है। वहां पे आपको सिर्फ क्या करना होता है, अपनी कंपनी जो होती है, जिस कंपनी ने आपको हायर कर रखा है, उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके का काम करती है, किस तरीके की चीजों पे वो डील करती है। तो अगर कोई भी नॉर्मली पर्सन या कोई दूसरी कंपनियां अगर आपकी उस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई केस डाल देती है, तो आपको अपनी कंपनी की तरफ से उन केसों को सॉल्व करने के लिए एक अच्छी कमाई, एक अच्छी इनकम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मिल पाती है। और उसके बाद उसके लिए आपको अपनी पूरी कंपनी की स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जिस चीज का भी आपके ऊपर
दावा लगाया गया है कि आपने ये गलत काम करा है, आपको वो काम को अच्छी तरीके से बताना चाहिए कि आपने ये काम गलत नहीं करा है और किस तरीके से आप वो अच्छी तरीके से साबित कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लॉ की फील्ड तो गाइस ऐसी है कि लॉ तो एक सागर है, जितना इस सागर में डूबोगे उतना ही खोते जाओगे, तो जितना पढ़ोगे उतना ही कम है गाइस। इसमें तो जितना पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ो। अगर आपको कुछ टिप बतानी है ना बताइए, हमारे भाई। अगर आप लॉ के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, एडवोकेट के बारे में, अगर जैसे आपकी जैसे बता रहे हैं एडवोकेट की आपकी पढ़ाई हो चुकी है, अगर और आप और भी अगर टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं डीपली, तो आप CSV कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। तो उसको कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद भी आपकी जॉब जो होती है वो कंपनियों में लग जाती है एज अ लीगल एडवाइजर। तो क्योंकि जो भी कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं, इसके अंदर उनको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो सेक्शन से रिलेटेड होती हैं टैक्स के, जो हमारे जो एडवोकेट्सों को पढ़ाया जाता है कंपनी सेक्रेटरी के अंदर वही लॉ पढ़ाया जाता है, जैसे जूरिस्प्रूडेंस हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो CS के अंदर भी पढ़ाई जाती हैं। तो आप अगर और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप LLB के बाद कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर सकते हैं, जो ICAI के द्वारा ही कराया जाता है। सैलरी वैलरी कितनी है? सैलरी उसके अंदर एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है, जिसके अंदर आपको एनुअली आपको क्या नाम है आपको 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए एनुअली मिलते हैं। अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं और आपको सर्विस देते हुए एक अच्छा टाइम हो चुका है कॉर्पोरेट के अंदर, तो आपको पर मंथ मेरी माने तो आपको 80,000 रुपए या 70,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाती है। तो बेस्ट है ये भी, तो ये भी एक तरीके का बेस्ट है। तो अगर आप जैसे चाहते हैं कि मैं अगर कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट एडवोकेट बनना चाहता हूँ, तो आप LLB करने के बाद कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर लेते हैं, तो आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड और बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो इशू कर होते हैं उनके बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और आपके क्या नाम है इसका कि केस किस तरीके से लड़े जाते हैं, ये सब चीज़ के बारे में आपको उसके अंदर भी बताया जाता है। तो बेस्ट है ये ऑप्शन भी देखो आपके लिए गाइस, ठीक है। और मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि ना लॉ की फील्ड में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो मेहनत करो। मेहनत ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई जो वकील बन रहा है उसके ना तो फादर एडवोकेट है ना उसके ग्रैंडफादर एडवोकेट है, मतलब कि लॉ से का बैकग्राउंड है ही नहीं उस बंदे का, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में। उसके लिए क्या करना चाहिए? कंपटीशन तो देखो कोई सा भी फील्ड हो, मैं तो मानता हूँ अगर कोई बाहर सब्जी भी लगा रहा है ना, उसके लिए कंपटीशन तो उसके लिए भी है, क्योंकि उसके सामने भी बहुत सारे ठेले वाले खड़े हो जाते हैं। तो ये तो फ्री प्रोफेशन है दोस्तों। कंपटीशन आप कोई सा भी ऐसा फील्ड मुझे को बता दीजिए जहाँ पे कंपटीशन ना हो, हर जगह कंपटीशन है। पर ये आपको डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप उस कंपटीशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपके पास अच्छा बेस तैयार है, तो आप किसी भी कंपटीशन को मात दे सकते हैं। पर अगर आपकी बेस ही खराब है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो कंपटीशन आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस यही बात है कि मेहनत करो गाइस। लॉ की फील्ड तो मेहनत मांगती है और सफलता वो देती ही देती है भाई। आज नहीं देगी, 5 साल बाद देगी, 5 साल बाद नहीं देगी, 7 साल बाद देगी, 7 साल बाद नहीं देगी, 10 साल बाद देगी, लेकिन ऐसी सफलता देती है वो चप्पल फाड़ के, कहते हैं ना ऊपर वाला के चप्पल फाड़ के देता है जब देता है, तो इसी तरीके से लॉ की फील्ड होती है। ये सिर्फ आपसे मेहनत मांगती है, आप इसे मेहनत दो और आपका करियर 101% बनता है अगर आप मेहनत करते हो। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतना टाइम और प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं, इनका चैनल का लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, इनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बातें पता चलेंगी और बहुत सारी ज्ञान की बातें वहां भी आपको पता चलेंगी। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना प्यार और टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।